फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी जो कर रहे हैं हम ज्योग्राफी की, उसके सेकंड चैप्टर पर होगी। पिछली वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कौन सा था, सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए आज की क्लास यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमने ये देखा था पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों के पास से चपटी है, यानी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ग्लोब को देखिए। ये देखिए, आप यहाँ ग्लोब दिया हुआ है, आपने ग्लोब देखा भी होगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये आपको याद रखना है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप है। और लघु रूप भी कैसा, एक वास्तविक प्रतिरूप जैसा। आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं यूपीएससी मेंस में कहिए या फिर प्रीलिम्स में, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। लेकिन साथ में आपको करंट में जो लोकेशन होती हैं उनको और ऐड करना होता है, उससे आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। किसी अन्य बुक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह कवर कर चुके हो, प्लस में करंट भी आपकी तैयार है। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, यानी ग्लोब विभिन्न आकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे यानी कि जो ग्लोब है इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। ये देखिए आप, इसको, ये जो अक्ष है इसके ऊपर से, इसको यदि आप ये यहाँ से घूमता है, यानी इसे आप आसानी से घुमा सकते हो जैसे एक पहिया घूमता है। ग्लोब पर हमें क्या क्या दिखता है, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में, यानी यहाँ आकार से आप क्या समझते हैं कि जिस अनुपात में ये महाद्वीप है, यानी ये देखिए जिसमें महासागर है, उसी अनुपात में ग्लोब पर आपको दिखाई देते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या कहा है, यानी कि किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, अक्ष। यानी अक्ष किसे कहते हैं, उस सुई को जो झुकी हुई अवस्था में होती है। आप एक और बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और यदि आप हमारी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है @vidyaIAS, उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको यह पीडीएफ वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आगे देखिए, ग्लोब पर वे बिंदु, यानी वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और ध्रुव, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। यानी कौन कौन से दो ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिण। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व ही। उसी तरह ग्लोब को भी कैसे घुमाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन ध्यान रखिए, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। यानी जो पृथ्वी घूमती है वह तो अपने अक्ष पर घूमती है, और जो ग्लोब है उसको हम एक सुई की सहायता से, यानी उसके अक्ष पर घुमाते हैं। आगे देखिए क्या बताया, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब को जो काल्पनिक रेखा दो भागों में बांटती है उसे हमने क्या कह दिया, विषुवत वृत्त। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब को, यानी ग्लोब के अनुसार
यानी पृथ्वी को देखिए, यहाँ पर पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया, जो उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। कैसा वृत्त बनाती है? काल्पनिक वृत्त। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। आप यहाँ समझिए, हमने क्यों बांटा है पृथ्वी को विषुवत वृत्त के द्वारा दो भागों में? हमने इसीलिए तो बांटा है कि हम स्थानों की स्थिति आसानी से जान सके। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर जो वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कौन सी हैं? जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को ही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त, और जो ये ऐसे जाती हैं ऐसे ऐसे देखिए आप, ये उत्तर ध्रुव तक, यही क्या कहलाते हैं? अक्षांश। ये समांतर रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। जो ये वृत्त है विषुवत वृत्त, शून्य अंश किसको दर्शाता है? अक्षांश को। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये देखिए, एक और अन्य तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना है? 1/4। अतः इसका माप कितना हो गया? 360 अंश का, यानी 1/4, यानी उसका 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश हो गया उत्तरी अक्षांश, और जो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 ही अंश हो गया दक्षिणी अक्षांश, यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। और इसी तरह दो अन्य क्षेत्र हो गए, यानी ये 180 डिग्री और 180 डिग्री, और यानी पूर्ण कितना हो गया? 360 डिग्री, यानी 360 अंश। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये देखिए क्या है? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी जो समांतर रेखाएं हैं उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समांतर रेखाएं बताइए क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। और सामान्यतः किसे लिखते हैं? इसे ऐसे देखिए, उत्तर, सिर्फ ऊ दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर ही है, और द इसके डॉट लगा दिया यानी दक्षिण। इस अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 है जो अंश पर स्थित है। ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है कि चंद्रपुर और जो ब्राजील है वो कितने अक्षांश पर स्थित हैं? 20 अक्षांश पर। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश यानी उत्तर में, एवं बेलो जो है कहाँ था? अभी देखा था हमने, होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश यानी दक्षिण में स्थित है। आप देखिए यहाँ अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि जो चंद्रपुर है वो तो उत्तर अंश में है, और लेकिन जो बेलो है वो दक्षिण अंश में है, लेकिन वो 20 समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। ये देखिए, अब हम इसे चित्र पर देखते हैं। ये देखिए 0 डिग्री विषुवत वृत्त, इसके इस तरफ जाते हैं हम यानी 0 से 23.5 डिग्री। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। और ये रेखा कौन सी है? यहाँ पे कर्क रेखा। और यदि हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ आते हैं 23.5 डिग्री, तो कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। और उसके नीचे कौन सा आएगा? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद दक्षिणी शीत कटिबंध जो, और ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिण में हो गया। और इसी तरह आप ऊपर चलिए यानी उत्तर की ओर चलिए, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आएगा, फिर उत्तरी शीत कटिबंध आएगा। और ये देखिए 66.5 डिग्री ये उत्तर में है, और ये अंत में यहाँ हो गया उत्तर ध्रुव कंप्लीट। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर वृत्त 90 डिग्री उत्तर में, और दक्षिण ध्रुव हो गया 90 डिग्री दक्षिण। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, यानी ये 3 तो हमने समझ लिया, इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। उन्हें देखिए आप,
उत्तरी गोलार्ध में हो गई कर्क रेखा। अभी हमने देखा था ऊपर कर्क रेखा कितने उस पे है, अक्षांश पे 23.5 डिग्री उत्तर में। उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, वो भी कितने पे है 23.5 डिग्री, लेकिन किस और है वो, दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिण अक्षांश पर। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में है उत्तर ध्रुव व्रत, और विषुवत रेखा के 66.5 ही डिग्री पे है, लेकिन उसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण में, और वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। अब हम आगे समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कटिबंधों में बटी हुई है, जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, अनेक तरह के कटिबंध होते हैं। अब हम उन्हें समझते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, अभी देखा था हमने, कर्क रेखा किस पे थी 23.5 पे, लेकिन उत्तर में, और मकर रेखा किस पे थी 23.5 डिग्री पे ही, लेकिन कहाँ थी वो, दक्षिणी गोलार्ध में। इनके बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी जो है सूर्य इन के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर्फ, यानी दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, उष्ण, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, यानी जो उष्ण कटिबंध है उस पे तो सीधी पड़ेंगी दोपहर में, लेकिन उसके जो बाद के कटिबंध होंगे, यानी बाद के ध्रुवों पर, वो तिरछी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी इतना ज्यादा गर्म नहीं रहता, और न ही ध्रुव जितना ठंडा रहता है। कैसा रहता है वो, मध्यम तापमान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अब हम 66.5 डिग्री के बाद वाले ध्रुवों की बात कर रहे हैं। तो वहां तो आपको पता ही है ठंड बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की स्थिति से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, यानी यहाँ सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाती हैं, बिल्कुल नामात्र की या बहुत कम। इसलिए ये कटिबंध कैसे होते हैं, शीत कटिबंध। अब हम समझते हैं देशांतर। हमने अक्षांश यानी समांतर रेखाओं को समझ लिया है, अब हम देशांतर को देखते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ देशांतर रेखाएं दिख भी जाएंगी। ये इस तरह से होती हैं, और जो अक्षांश थे वो हमारे इस तरह से होते थे, यानी ध्रुवों को हमने बांटा था उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में, और देशांतर ये लंबाई यानी इस तरह से होती है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। हमने देशांतर को क्यों समझना है, देखिए आपको अक्षांश बता दिया गया, ये 23.5 डिग्री है या 24.5 डिग्री है, लेकिन आप केवल अक्षांश से तो उस स्थिति का पता नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 दक्षिण पर स्थित है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, कि प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इसी संदर्भ में जो रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, कौन सा, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। कैसे मापते हैं हम उनके बीच की दूरी को, देशांतर के अंशों में। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, पहले अंश निर्धारित कर लिया, अंश को मिनट में मापेंगे और मिनट को सेकंड में मापेंगे। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, यानी ध्रुव की ओर जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे दूरी क्या है, कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर दूरी कितनी हो जाएगी, 0। जहां सभी देशांतरीय यामनोत्तर आपस में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ये देखिए
आपको समझा देते हैं हम मैप पे यानी ग्लोब पे। देखिए ये हो गई हमारी देशांतरीय रेखाएं। देखिए जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगी ये कम होती जाएगी इनकी दूरी और ये ध्रुवों पर बिल्कुल मिल जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं अक्षांश यानी समांतर रेखाएं से भिन्न है। सभी देशांतरीय यमनोत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश की तो समान नहीं होती लेकिन इनकी लंबाई तो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ये देखिए आपका एक और अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीनविच जो हमारी वेधशाला है वो कहाँ है? वो लंदन में स्थित है। से गुजरने वाली यमोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी हमने एक निर्धारित मापदंड माना ग्रीनविच जो हमारी राजकीय वेधशाला हो और उसी के आधार पर समय की मापन किया। क्या क्या हमने उसी के आधार पर तो मापन किया। तो इसी यमोत्र को प्रमुख यमोत्र कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। कितना मान लिया इसका मान? 0 डिग्री देशांतर। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। हमने गणना करने के लिए ही तो इसको माना है। प्रमुख यमोत्र तथा 180 डिग्री यमोत्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान से देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम क्या लगाते हैं? अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो यमोत्र है एक ही रेखा पर स्थित है। आप इस तथ्य को भी याद रखिएगा कि 180 डिग्री जो क्या है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम यमोत्र हैं जो वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्रों के द्वारा बने ग्रिड को देख हमने अभी देखा था, जो उसी की बात हो रही है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए तो हमने इन रेखाओं को माना है। यानी आपको अगर अक्षांश दे दिया जाए और देशांतर दे दिया जाए किसी भी स्थान का तो हम आसानी से उस स्थान का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप यहाँ असम में धुबरी है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यह बिंदु ही क्या है? धुबरी की सही स्थिति हमें बताएगा। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ एक कार्यकलाप दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसलिए इसको सिर्फ ये समझने के लिए ही है। इसी तरह से ये मैप दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं देशांतर और समय को। अब हम समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसे मुश्किल से ही सही करोगे, सही नहीं बल्कि गलत ही करोगे यदि आपने इसको पढ़ा नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय से भी तो हम दिन का निर्धारण करते हैं, समय का मापन करते हैं। स्थानीय समय का अनुमान जो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो बिल्कुल सूर्य की जो गति थी, यानी सूर्य जिस स्थान पर चल रहा होता था उससे ही बता देते थे कि कितना समय हुआ है। जो दोपहर में सबसे छोटी, किसकी बात की है? जो सूर्य से बनने वाली परछाई है वो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है, ये आपको शायद इससे पहले पता नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्र पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको पता होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। यहाँ आपको क्या बताया है? हमने मुख्य जो बिंदु है वो किसे माना? ग्रीनविच के समय को माना।
अब हम उसके अनुसार ही तो समय का निर्धारण कर रहे हैं। तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि जो स्थान उसके पूर्व में है यानी पूर्व दिशा की ओर है उनका समय तो उससे आगे होगा, और जो पश्चिम की ओर है उनका समय उससे पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से है। अब हम इस विधि को आपको समझा देते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी घूमती है? 360 डिग्री। 24 घंटे में कितनी घूमती है? 360 डिग्री। अर्थात 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 डिग्री। तो इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं। तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? 15 को आप 4 से गुना कर दीजिए यानी 60 मिनट। अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वहां क्या होगा? दोपहर का 12 बजा होगा। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व दिशा की। आपको हमने पहले क्या बताया था? अगर ग्रीनविच के पूर्व के समय की बात है तो वो ग्रीनविच से क्या होगा? आगे होगा। और यहाँ कितना आगे निकला? वो 1 घंटा आगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा। अभी तो बताया था हमने आपको। वहां सुबह के कितने बजेंगे? 11 बजेंगे। पीछे हो गया ये 1 घंटा। और पूर्व में क्या हो गया? 12 था, लेकिन वहां क्या बजा? 1 बज गया। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, यानी उस समय बिल्कुल दोपहर है वहां पे। लेकिन उसके विपरीत ही 180 डिग्री पर क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होगा? स्थानीय मान होता। वही तो होता स्थानीय मान। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्रों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है? समान है। ये आप याद रखिएगा। देशांतरीय यामोत्र पर सभी स्थानों के जो स्थानीय समय मापन है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। हम मानक समय क्यों मापते हैं? अब हम देखते हैं कि जो मानक समय है वो मानते क्यों हैं हम? अलग अलग यामोत्र पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी जो है तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। हमने क्या बताया कि जैसे देश के दूसरे हिस्सों यानी बहुत ज्यादा दूरी पर जो स्थान स्थित है उनके लिए एक समय तो नहीं माप सकते हम, तो उनके लिए हम कैसे निर्धारित करेंगे? इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का ही मानक समय माना जाता है। यानी हम जो देश के बीच के समय का निर्धारण कर लेंगे उससे ही हम देश के सारे हिस्सों का समय निर्धारित करेंगे। भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्व को क्या मान लिया हमने? मानक यामोत्र मान लिया है। इस प्रकार यामोत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का ही मानक समय माना जाता है, इसलिए इसे मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है कितने समय को जो है कौन से समय को मानक यामोत्र माना गया है? तो आप इसे याद रखिएगा, कितने डिग्री को? 82.5 डिग्री पूर्व को। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है जो लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार कितना हुआ? वो 7:30 बजे। क्यों? क्योंकि भारत कहाँ है? ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ क्या होगा? 5.5 घंटे आगे होगा समय। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच जो है शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर? जो हमने अभी पीछे समझा था उसी को देखेंगे। भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में यानी पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हुआ। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो है अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यानी इतना ज्यादा देशांतरीय विस्तार होता है कि कई देशों का उन्हें बहुत ज्यादा मानक समय अपनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए रूस को देखिए आप, वहाँ 11 मानक समय को अपनाया गया। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? 11। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
ये देखिए आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस तरह से हमने हमारे आज के चैप्टर में ग्लोब के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। अब यदि आपको किसी क्षेत्र का अक्षांश और देशांतर की स्थिति दे दी जाएगी तो आप उस समय उसका समय निर्धारण कर सकते हो, यानी समय आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए इसी तरह से हम हमारी अगली वीडियो यानी 3rd चैप्टर में मिलते हैं।